हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ना, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ने वाले हैं हम ऑफ टेलर। आपने ये अप्रोच के बारे में बहुत सुना होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ टेलर। तो ये टेलर की अप्रोच क्या थी, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्कर्स को काम करना चाहिए, उन्होंने क्या बताया था, ये चीज़ को भी जो है हम समझने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है और आपको पढ़ने में सही में बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। तो इनकी जो अप्रोच निकल कर आती है, तो ये अप्रोच के आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी, लेटर 19th सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत होती है। और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था, आपको पता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ साथ क्या होता है, मैकेनाइजेशन होता है। मैकेनाइजेशन क्या होता है आपको पता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैकेनाइज हो रही है। मतलब अब जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम हो चुका है। जैसे ह्यूमन को पहले क्या करना होता था कि भाई हर चीज़ खुद करनी है, अब क्या करना है कि मशीनों के साथ जो है ह्यूमन को काम करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो उस टाइम पे मैकेनाइजेशन हो रहा है और मैकेनिकल एडवांसमेंट भी जो है बढ़ रहा है। तो अब नई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, नई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब देखिए, अगर आप एक मशीन है और उसमें कहा गया है कि आपको शर्ट डिज़ाइन करना है, शर्ट जो है आपको बनाना है, और वर्कर्स आपके पास दिए गए हैं। अब वर्कर्स को जो है चॉइस दी गई है कि वर्कर्स को जो है मशीन भी दे दी गई है और काम भी दे दिया गया है। लेकिन अब वर्कर्स कितने घंटे में कितनी शर्ट बनाते हैं, ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको जो है कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे वर्कर्स जो है इनएफिशिएंटली काम कर रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ को काउंटर करने के लिए जो है आपको देखा जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो निकाली गई। तो ये फ्रेडरिक विंस्लो जो है इनका नाम था पूरा, ठीक है? आप इनका नाम पूरा समझ लीजिए, फ्रेडरिक विंस्लो, जिसको हम एफडब्ल्यू कहेंगे टेलर, तो हम टेलर ही कहेंगे स्पेसिफिकली। तो टेलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप माने जा सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आप कहेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने कैसे निकाला, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए, कोई भी थ्योरी देने के लिए इंसान को पहले उस चीज़ के लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है आर्किटेक्ट की तरह काम किया था। उनकी बचपन की कहानी हम समझते हैं। तो वो पैदा हुए थे जर्मन टाउन में 20 मार्च 1856 को। और उसके बाद उन्होंने जो है दो यूरोपियन स्टेट में काम किया था, दो यूरोपियन स्टेट में काम किया था, आर्किटेक्ट की तरह काम किया था। बहुत सारे इनोवेशन वो कर रहे थे। जैसे उस टाइम पे मैंने आपको बताया साइंटिफिक एरा का टाइम था, मैकेनाइजेशन का टाइम था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो है बनाई थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें ही बनाई थी। कि उन्होंने एक कटिंग अपैरेटस बनाया था जो मतलब कुछ काटने पीटने के लिए इंडस्ट्री काम में आता हो। एक वॉर्म ट्रीटिंग डिवाइस, एक स्टील हैमर, ठीक है, मतलब एक हथौड़ा, ठीक है, स्टील का। और एक वाटर ड्राइवन फोर्स टेकिंग हार्डवेयर, ठीक है। इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई थी जो कि इंडस्ट्री के काम में आती है। एग्जॉस्टिंग एंड टर्निंग फैक्ट्रीज एंड सो ऑन। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें उन्होंने बनाई और ये उनके एक्सपीरियंस, उनके वर्क के थ्रू उन्होंने जो है बनाई। तो उनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे ना वर्क को जो है अच्छा करना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ानी है। उनके अंदर कीड़ा था, होता है ना किसी के अंदर कीड़ा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उन्हें बड़ा जान पे आता था, पता है कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो मैनेजर पोजीशन पे है तो वो देख रहे हैं कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था कि भाई वर्कर्स बहुत लेजी होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वर्कर्स बहुत लेजी होते हैं और उनको काम करवाने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। और यही चीज़ को उन्होंने क्या बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के रूप में जो है बताया। हम पढ़ेंगे आगे चलकर और ज़्यादा डिटेल में। तो टेलर के अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल है, मतलब उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल है। देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ साइंटिफिकली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं लॉ ऑफ न्यूटन कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ न्यूटन हो गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहते हैं। तो वैसे ही जो है टेलर क्या बताते हैं कि ये क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के लॉज है, तो ये कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, ये जो लॉस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सेम प्रिंसिपल्स है ये हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको घर पे मैनेजमेंट करना है तो भी आप ये कर सकते हो, अगर आपको फार्म में मैनेजमेंट करना है तो भी कर सकते हो, बिजनेस में करना है तो भी कर सकते हो, चर्च में करना है तो भी कर सकते हो, एनजीओज में करना है, फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन मतलब एनजीओज, और यूनिवर्सिटीज में करना है तो कर सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करना है तो कर सकते हो, मतलब कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गया वो, तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि टेलर की जो थ्योरी आई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत जो है किस तरीके से हुई। इसमें तीन इशू थे, ठीक है, तीन इशू थे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तीन ई है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इकोनॉमी,
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 3 ई के पर जो है पूरी की पूरी कहानी जो है बेस है। अब भाई यही तो तीनों प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इकोनॉमी प्रॉब्लम है, मतलब आपको कम से कम पैसों में काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लाखों करोड़ों जो है वर्कर्स को देके काम करवाना है। इकोनॉमी प्रॉब्लम है, मतलब इकोनॉमी से आपको जो कम से कम इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है। इसी को हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। एफिशिएंसी मतलब आपके पास टाइम की बात है कि आप तो 9 घंटे में, आपको अगर वर्कर्स को 9 घंटे का वर्किंग आ रहा है तो आपको जो है उतने घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है, ये एक प्रॉब्लम होता है। और इफेक्टिवनेस, काम अच्छा भी तो होना चाहिए ना, काम कैसा भी नहीं होगा, काम प्रॉपर होना चाहिए। तो ये तीनों जो है प्रॉब्लम है, और इसी तीनों प्रॉब्लम पे बेस्ड उन्होंने जो है एक तरीके की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बनाई। तो अकॉर्डिंग टू हिम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा है। देखिए, फिर वापस मैं आपको कह रही हूँ, इंटरेस्ट से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कहानी जैसा पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी काम खत्म करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। मतलब मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको ये वीडियो दिया है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर आपको फिनिश करना है, तो मैंने आपको बोल दिया कि चलो ये चैप्टर फिनिश करने के लिए आपके पास 4 घंटे है। ठीक है, मैंने आपको 4 घंटे दे दिए। ठीक है, तो मैंने आपको 4 घंटे दे दिए। अब 4 घंटे दे दिए या फिर मैंने आपको 4 दिन दे दिए, मैंने आपको कहा चलो मुझे क्या कहते हैं, ये जो है टॉपिक खत्म करके इसके नोट्स बना के आप मुझे 4 दिन के अंदर दे देना। ठीक है, तो आपका आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, कि आप 4 दिन में से 3 दिन काम मत करो और एक दिन पूरा काम करो, लेकिन मुझे तो काम टाइम पे चाहिए। वैसे ही होता है असाइनमेंट का। ठीक है, आपको टीचर असाइनमेंट देते हैं और आप क्या करते हो कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो है असाइनमेंट करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम हर चीज़ का होना चाहिए, ये उनका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, कुछ वर्कर्स क्या करते हैं ना, जानबूझ के काम को थोड़ा डिले करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि वर्कर ए है और वर्कर बी है, एक एफिशिएंट है और एक इनएफिशिएंट है, तो दोनों को पहचानेंगे कौन से, वर्कर ए एफिशिएंट है या वर्कर बी एफिशिएंट है, बताइए। तो ये टेक्निक से जो है इन्होंने जो है पहचान लिया कि वर्कर ए एफिशिएंट है या वर्कर बी एफिशिएंट है। आप सोचिए कैसे। तो देखिए, वर्कर ए जो है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कि वर्कर ए और वर्कर बी को काम देना हो। ठीक है, अब जो वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अगर ए वर्कर के पास भी 9 घंटे है, ठीक है, बी वर्कर के पास भी 9 घंटे, क्योंकि 9 घंटे जो है वर्किंग टाइम है, या फिर आप 8 घंटे भी ले लीजिए। तो 9 घंटे में अगर वर्कर ए 9 शर्ट बनाता है, ठीक है, 9 शर्ट बनाता है, और 9 घंटे के अंदर वर्कर बी जो है वो 10 शर्ट बनाता है। कितने बनाता है? 10 शर्ट बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये वर्कर जो है, मतलब ये वर्कर जब 10 शर्ट बना सकता है और ये वर्कर ने सिर्फ 9 ही शर्ट बनाया, इसका मतलब ये जो वर्कर ए है वो इनएफिशिएंट है, तो इसको पैसे कम दो। इसको पैसे कम दो मतलब इसको 9 शर्ट इसने बनाया तो उसको एक शर्ट के 9 रुपए दो। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10 रुपए है, ठीक है, अगर रेट डिसाइडेड कितना है, 10 रुपए रेट है, ठीक है, कि पर शर्ट बनाने के आपको 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आपने जो है क्या कहते हैं 9 शर्ट बनाए हैं, ठीक है, बनाना कितने शर्ट थे वो नहीं बताया, ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है कम शर्ट बनाए हैं, अगर आपने 9 शर्ट बनाए हैं, तो आपको कितने मिलेंगे पैसे? आपको मिलेंगे 9 रुपए। मतलब आपको जो है जितना रेट डिसाइडेड है उससे कम पैसे मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। अगर वर्कर बी ने क्या करा, 10 शर्ट बनाने थे लेकिन उसने 11 शर्ट बना दिए। देखिए, इंसान की एफिशिएंसी के ऊपर होता है। अब देखिए, आप किसी दिन पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, तो होता है ना कभी कभी आप एग्जाम के एक दिन पहले क्या 5 5 चैप्टर एक दिन में हो जाते हैं आपके, और ऐसे तो आप पढ़ने बैठेंगे तो एक टॉपिक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इंसान की एफिशिएंसी के ऊपर है कि वो कितना काम कर रहा है। तो अगर आपको बोला गया है कि 10 शर्ट दिन भर में बनाने हैं और आपको दिए गए हैं 9 घंटे, लेकिन अगर एक वर्कर ने 10 के बदले 11 शर्ट बना दिए, तो उसको 11 शर्ट बनाने के एक शर्ट के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे पता है? एक शर्ट के 11 रुपए मिलेंगे। मतलब स्टैंडर्ड रेट से कहीं ज़्यादा उसको मिलेंगे, और जिसने कम बनाया है उसको स्टैंडर्ड रेट से कम मिलेंगे। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। बहुत ईजी सा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना बोला है काम करने के लिए उससे अगर आपने कम काम करा तो आपने शर्ट बनाया है लेकिन आपको वो शर्ट बनाने के कम पैसे मिलेंगे, और अगर जितना काम करने के लिए बोला है उससे आपने ज़्यादा काम कर लिया तो आपको वही शर्ट बनाने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अल्टीमेटली वर्कर्स जो है किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। आई होप आपको ये सब कहानी समझ में आ गई हो कि क्यों अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, अगर आप
दोनों को सेम रिवॉर्ड करेंगे तो अगले दिन से क्या होगा, अगले दिन से यही होगा ना कि जो इंसान ने 10 शर्ट बनाए थे वो बोलेगा चलो मैं भी कम शर्ट बनाता हूँ, मैं 8 ही शर्ट बनाता हूँ आज, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं ना। लेकिन जब आप कम पैसे देंगे ना तब उनको समझ में आएगा कि भाई मुझे तो पैसे कम मिल रहे हैं, तो अब मुझे जो है ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। थर्ड थिंग क्या क्या है यहाँ पर, राइट मैन एट राइट प्लेस, मतलब जिससे जो काम करवाना चाहिए वही काम आप उससे करवाओ। अगर किसी को टेलरिंग अच्छे से आती है तो उसको टेलर बनाओ, ठीक है। अगर उसको टेलरिंग नहीं आती तो उसको कुछ कुछ और बनाओ, ठीक है। उसको आर्किटेक्ट बनाओ, उसको मजदूर बनाओ, कुछ भी करो उसके साथ। बट मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट पहले कैसा होता था कि रैंडम रिक्रूटमेंट होता था कि चलो तुम आ जाओ काम करने के लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब कैसे होता है रिक्रूटमेंट, आप देखेंगे कि स्किल्स देखी जाती है, उसको काम आता है या नहीं आता है वो सब देखा जाता है। तो ये सब पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ कि राइट मैन एट राइट प्लेस, कि जो इंसान सही जगह पे, अगर आपने सही इंसान को रखा ना तो वो बहुत काम कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, आइंस्टीन कहते थे कि अगर आप किसी फिश की एबिलिटी जज करना चाहते हो कि है ना आप ट्री किस तरीके से क्लाइंब करते हो, ठीक है, तो वो इंटायर अपनी ज़िंदगी सोचते रहेगा कि मैं क्या हूँ, फूल हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए आपकी कुछ और एबिलिटी है, हो सकता है आप किसी और चीज़ में अच्छे हो लेकिन आप अपना करियर किसी और चीज़ में बना रहे हो, तो हो सकता है कि आप जो है उस चीज़ को प्रॉपरली ना कर पाओ। तो वही जो है आइडियोलॉजी है, राइट मैन एट राइट प्लेस। दूसरे आइडियाज़ क्या थे टेलर के वो भी हम समझते हैं। सेकेंडली उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको अच्छे से काम करवाना है तो आपको साइंस का एप्लीकेबल करना पड़ेगा, साइंस को मतलब आप एप्लीकेशन करो। अब साइंस किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है हम आगे समझेंगे। उसमें टेक्निकल स्किल्स भी आ जाती है, उसमें मशीनरी भी आ जाती है, उसमें मैकेनिकल वर्क भी आ जाता है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आगे चल के हम समझेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छा वर्कर कौन होता है, जो मैनेजमेंट जो कहे वो चीज़ को जो है एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि भाई जो अपनी मर्जी से चला रहा है, ऐसा नहीं। एक अच्छे वर्कर को क्या करना चाहिए कि आपको जो है मतलब जो मैनेजमेंट कह रहा है वो आपको उसकी बात माननी है। तीसरी चीज़ कि मैन जो है मोटिवेटेड होता है बाय मॉनेटरी फैक्टर। ऑफ कोर्स सी बात है, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको किसी चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे तो आप काम तो करोगे ना। इंसेंटिव इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। तो आज भी आप देखेंगे कि आज जो है सेल्स के टारगेट रखे जाते हैं, सेल्स के टारगेट रखे जाते हैं कंपनीज पे, कॉर्पोरेट में। तो ये आइडिया कहाँ से आया, यहीं से आइडिया आया कि आप 10 लाख की सेल करवा दो, आपको जो है कितने मिल जाएंगे, 10,000 इंसेंटिव मिल जाएंगे। तो इंसान दिन रात सोता नहीं है, सेल्स करते रहता है, कॉल्स करते रहता है, फॉलो अप करते रहेगा, लीड्स को जो है पकड़ेगा, टेली कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग सब कर लेगा। लेकिन वो कहेगा भाई मुझे तो 10,000 मिल रहे हैं ना, मुझे तो सेल करवानी है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आजकल यही होता है कि टारगेट फिक्स करे जाते हैं, जिसने टारगेट अचीव किया उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेंगे पैसे, इंसेंटिव। जिसने टारगेट नहीं अचीव किया उसको क्या मिलेगा, उसको और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उसकी या तो सैलरी रिडक्ट होगी या फिर उसको जो है नेक्स्ट मंथ में उसको बैकलॉग कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो मैन डेफिनेटली मॉनेटरी फैक्टर्स के द्वारा जो है मोटिवेटेड होता है, जितना पैसा मिलेगा उतना जो है काम करेगा। और ये सब चीज़ें टेलर ने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी। एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया, बहुत सारे काम उन्होंने किए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इम्परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या गलतियाँ हैं, उसको समझा उन्होंने कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ना क्या कहते हैं लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की उन्होंने कोशिश की। और मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ 1 साल 2 साल समझा। आपको पता है उनकी इन्वेस्टिगेशन 26 सालों की थी। मतलब उन्होंने 26 सालों तक के फैक्ट्री में काम किया। फैक्ट्री में वर्कर की तरह काम नहीं किया, उन्होंने आर्किटेक्ट की तरह काम किया। वो डिज़ाइनर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने वहाँ पर समझा कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, अच्छे अच्छे मतलब काम करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। और इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जो है कॉइन अप किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स निकाली। आपको बड़ा अच्छा सुन के बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई बहुत आसान बातें हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहली चीज़ ये है कि एब्सेंस ऑफ ल्यूसिडिटी, मतलब आसानी ऑफ ऑब्लिगेशन बाय लेबरर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्क मतलब बताया नहीं गया है कि क्या काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि ये काम करना है तो आपको पता है कि ये काम करना है तो मैं कर लूँगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको क्या कहते हैं प्रॉपरली बताया नहीं जा रहा है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, आप सोच ही रहे हैं। होता है ना कभी कभी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो उसमें जो है 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हमको पता रहे कि क्या करना है कैसे करना है तो हमें जो है ईजी हो जाएगा। तो ये
पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि हमें जो मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि सिंप्लिसिटी नहीं है, ल्यूसिडिटी नहीं है, आसानी नहीं है, कि वर्कर्स को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, ऑब्लिगेशन के बारे में उनको पता नहीं है, ऑब्लिगेशन के बारे में उनको पता होना चाहिए। अब देखेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं आज के टाइम पे, तो उसमें लिखा होता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो अब प्रॉपर जो है चीज़ें बताई जाती है, अगर आप उनको बताएंगे नहीं उनको काम क्या करना है तो उनके अंदर जो है क्लैरिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, रूल्स नहीं है, मतलब नॉर्म्स नहीं है कि काम कैसे करना है, ये भी चीज़ नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम ये भी है कि क्लैरिटी नहीं है कि काम जो है कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं जो है बताया नहीं गया है कि आपको कौन से पोस्ट पे, पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको इस पोस्ट पे रिक्रूट किया गया है, आपका काम क्या है, आपका काम है आर्किटेक्ट, आपका काम क्या है सुपरवाइजर, आपका काम क्या है चीफ मैनेजर, आपका काम है कि क्या कहते हैं, इस तरीके से ये चीज़ नहीं दिखाई जाती थी कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। इससे कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ें नहीं दी जा रही है। उसके बाद लॉजिकल बेस फॉर चॉइसेस, मतलब वर्कर्स को जो है हर चीज़ पूछने के लिए मैनेजर के पास जाओ, हर चीज़ पूछने के लिए मैनेजर के पास जाओ, तो उनको ऐसा नहीं बताया जाता था कि आप अपने हिसाब से काम कर लो, ये चीज़ उनको नहीं दी जाती थी। डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था कि भाई एक मशीन डिज़ाइन करनी है तो एक मशीन का पार्ट जो है एक वर्कर डिज़ाइन करेगा, वर्कर ए, उसको बोल दिया गया भाई आपका काम क्या है कि आपको जो है, अगर समझ लीजिए एक कार डिज़ाइन हो रही है तो एक टायर लगाने का काम एक इंसान का है, एक इंसान का काम है कि आपको जो है क्या कहते हैं सीट फिट करनी है, एक इंसान का काम है कि आपको ड्राइविंग जो है पर्टिकुलरली हैंड आपको जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है, कलरिंग पे काम करना है, एक इंसान का काम हो गया कि आपको इंजन पे काम करना है। तो इस तरीके से लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद हम देखेंगे कि लेबर का जो अरेंजमेंट है, लेबर का अरेंजमेंट भी जो है नहीं किया जाता था, मतलब प्रॉपरली कि किस तरीके से कौन से इंसान के पास क्या एबिलिटी है, ये सब नहीं होता था कि ऐसा एचआर डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं करता था पहले कि भाई रिक्रूटमेंट ऐसा होगा कि भाई कौन इंसान किस चीज़ में एप्लीकेबल है, किस चीज़ के लिए जो है प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, उस पोजीशन पे उसको बंदे को नहीं रिक्रूट किया जाता था, किसी भी पोजीशन पे लगा दिया जाता था कि भाई काम तो करना है, सीख लेगा इंसान, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान की कैपेसिटी के बारे में आप सोचिए, एबिलिटीज़ के बारे में सोचिए, इंक्लाइनेशन के बारे में सोचिए। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे जब आपको रिक्रूटमेंट होता है कोई भी कंपनी में आप जाओ, छोटी से छोटी पोस्ट के लिए जाओ, आपसे पहले यही पूछेंगे कि आपको ये काम क्यों करना है, आपको ये काम करना पसंद है भी कि ज़बरदस्ती काम कर रहे हो याला, ठीक है। आप टीचिंग जॉब पे जाओ, आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू टीच, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दैट यू हैव द कैपेसिटी टू टीच। आप सिविल सर्विसेज में जाओ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और व्हाई डू यू थिंक दैट दिस यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल। तो ये सब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये तो चलो हायर पोजीशंस के लिए, मतलब उस टाइम पे बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी बंदे को कोई भी काम देना है तो ये बताइए कि वो इंसान से पूछिए कि आपको वो काम करना पसंद भी है या नहीं पसंद है, तब जाकर उसको वो काम दीजिए तो एफिशिएंसी जो है बढ़ेगी। तो ये सब प्रॉब्लम जो है टेलर ने आइडेंटिफाई की। तो उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है, मतलब उनके जो पूरे इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम किया, सब चीज़ों पे काम किया। उनका फाइनल जो है कंक्लूजन यही था, मैंने आपको अभी बताया कि राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर वेरियस टास्क, मतलब सही पर्सन को आप रिक्रूट करिए, वरना फिर है ना उसकी एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी। आज के टाइम पे इसलिए तो आप देखते हैं इतने सारे प्रोसेस होती है, पहले आपको देखा जाएगा, आपका रेज्यूमे लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपसे पूछेंगे, डेमो लेंगे, उसके बाद जो है आपको रिक्रूटमेंट करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से होता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है बेसिकली कि ये जो है पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इसको जो है टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, अब क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब के लिए रिक्रूट करें। एक और चीज़ उन्होंने जो है पता की, जैसे कि आपको पता है एक सोल्जरिंग फिनोमेना उन्होंने पता किया। सोल्जरिंग फिनोमेना मतलब जो हम सोल्जरिंग करते हैं वो चीज़ नहीं, जो हम जोड़ते हैं, ऐसा गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, आपने देखा होगा किसी को सोल्जरिंग करते हुए, आप किसी मेटल वर्कर के पास गुजर रहे होगे, आपने किसी ग्लास वर्कर किसी को भी देखा होगा सोल्जरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो सोल्जरिंग की बात नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू टेलर सोल्जरिंग क्या है, एक टेंडेंसी है एक वर्कर की कि वो आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब जैसे कि भाई मैनेजर का काम क्या है कि भाई बोलना कि आपको जो है इतना सा काम करना है, लेकिन वर्कर ने क्या बोला, नहीं सर इससे ज़्यादा काम तो हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ 10 ही शर्ट बना सकता हूँ, एक दिन में ज़्यादा शर्ट बन ही नहीं सकते। तो ये जो होता है वर्कर्स जो है क्या करते हैं, काम को डिले करते हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा काम कर लिए तो हमसे ज़्यादा काम करवाएंगे, आराम से घूमते फिरते रहेंगे और काम कम करेंगे। जैसे आप भी कभी कभी ऐसा करते हो ना कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो आप कहोगे अरे इतना ही काम होगा, या फिर एक ही काम को धीरे धीरे करते रहोगे कि काम दूसरा ना मिले, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं काम खराब कर लोगे कि अगली बार काम ही ना मिले, वो तो खैर नहीं हो सकता है, यहाँ वर्कर को निकाल ही देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से फिनोमेना जहाँ पर वर्कर जो है आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम काम कर रहा है ताकि उसको ज़्यादा काम ना मिले। और ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल सोल्जरिंग उन्होंने बताया, और एक हो सकता है सिस्टमेटिक सोल्जरिंग।
तो एक नेचुरल सोल्जरिंग मतलब इंसान की आदत होती है ना पर्सनल फैक्टर कि भाई हाँ आसानी से लो, हाँ आराम से बनाएंगे, ठीक है। अब एक शर्ट बनाया, चलो 5 मिनट बातें कर लेते हैं, हाँ हाँ ये हो गया। एक इंसान की पर्सनल जो एबिलिटी होती है कि हाँ चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करना। जैसे आप भी पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो, थोड़ा पढ़ाई करोगे फिर मोबाइल चलाओगे, आप चाहो तो और पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप क्या सोचते हो चलो टेक इट इजी, क्या करना है, टाइम बहुत है। तो ये पर्सनल फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है वो कहते हैं जो इसके हम सिस्टमैटिक सोल्जरिंग कहते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल फैक्टर्स। मतलब उनको जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली जो है काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास है, उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं आधे घंटे का ब्रेक मिला है, उसके बाद आपको एक क्लास अटेंड करनी है, तो अक्सर आपका जो आधा घंटा है वो वेस्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया। मतलब ये है कि आपको जो है बेसिकली जिस एटमॉस्फेयर में आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाइल अप है कि आप बिल्कुल जल्दी जल्दी फिनिश कर सको। आपको काम ऐसा मिल रहा है कि बिल्कुल रुक रुक के मिल रहा है। तो ये गलती किसकी है, ये सिस्टम की गलती है। तो दो तरीके के उन्होंने सोल्जरिंग को जो है डिफाइन किया। और ये वर्कर क्यों करते हैं, ताकि आपको पता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपने काम ज्यादा कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या करवाएंगे, और काम करवाएंगे, ऐसा होता है। मतलब आज आपने थोड़ा काम कर लिया ना, तो आपको कहेंगे चलो अब तुमने इतना काम कर लिया, अब अगली बार से तुमको और काम करवाएंगे। अब तो वर्कर्स क्या करने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई मैं क्या करूंगा, थोड़ा कम ही काम करूंगा, ताकि जो मेरे जो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो, लोअर लेवल पे सेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता है, और हर इंडिविजुअल के अंदर इंट्रिंसिक होता है ये चीज़, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ ऑब्जर्व की कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं, सोल्जरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोल्जरिंग मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आउटपुट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ताकि जो है मतलब काम ही नहीं हो रहा, मशीन खराब हो गई, काम नहीं चल रहा है, उसने काम नहीं किया, कुछ भी बहाना मार के क्या है बोल रहा है कि काम नहीं हो रहा है, ताकि जो है सुपरवाइजर कहे कि भाई हाँ, मतलब उन्होंने जो है मैक्सिमम हो सकता है कि 10 शर्ट दिन में बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलके बोला चलो 5 शर्ट से ज्यादा बनाएंगे नहीं एक दिन में, ठीक है। तो 5 शर्ट से ज्यादा बनाएंगे ही नहीं। अब 5 शर्ट से ज्यादा बनाएंगे ही नहीं, तो किसी दिन बोला आप 5 शर्ट से ज्यादा बनाएंगे नहीं, तो किसी दिन आपने 6 शर्ट बना दिए, तो वर्कर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी ना मैनेजर की। अब बोलेंगे तुमने उस दिन तो 6 शर्ट बना दिए थे, अब वापस 6 शर्ट ही बनाना है आपको, 5 शर्ट नहीं बनाना है। तो ये चीज़ जो है आपकी फिक्स हो जाएगी। तो वर्कर की जितनी एक्सपेक्टेशन आप लो रखोगे ना सुपरवाइजर की, उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये चीज़ आप भी करते रहते होंगे, आपको कभी आप जो है सोच समझ के साजिश करके, कभी जो है नेचुरली जो है इंट्रिंसिकली जो है ऐसी चीज़ें हम करते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा काम ना मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कम कम काम करते हैं कि ज़्यादा काम घर पे जल्दी जल्दी निपटा देंगे तो और काम मिल जाएगा, इसलिए बहुत कम काम करते हैं, एक काम करेंगे आराम से। तो ये चीज़ जो है वर्कर्स भी करते हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उन्होंने सोचा कुछ ऐसे तरीके निकालने हैं जिससे जो है वर्कर्स ऐसा ना कर पाए और एफिशिएंसी जो है बढ़ पाए। जितना आप सोल्जरिंग को कम करेंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली बात है कि आप 8 घंटे में वर्कर से ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए। तो फिर मैंने आपको बताया ना डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम उन्होंने लेकर आए, लेकिन उनको वर्कर का दुश्मन माना जाता है और वर्कर इनसे बहुत नफरत करते हैं। ऑफकोर्स ही बात है कि वर्कर से इतना ज़्यादा काम करवाने के जो उन्होंने अप्रोचेस दे दिए, तो अब जो है वर्कर्स की बड़ी दिक्कत हो गई। अब वर्कर्स को क्या काम करना होता है, देखिए आप कन्वेयर बेल्ट सिस्टम देखिए, वर्कर्स के पास कुछ भी मतलब कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की जो स्पीड चल रही है, आपको पता है ना कन्वेयर बेल्ट सिस्टम किस तरीके से होता है, एक बेल्ट होता है, ठीक है, उस पे जो है चीज़ें जो है चल रही है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया, वो पास आउट हो रहा है, और वर्कर्स को क्या करना है, सिर्फ यहाँ खड़े होंगे कन्वेयर बेल्ट के आसपास, और उनका काम क्या है कि फिक्स करना है चीज़ों को, ठीक है। तो उनको जो काम दिया गया है कि अगर पर्टिकुलरली कोई चीज़ आई, उनको पैक करना है तो जल्दी से पैक करना है, क्योंकि दूसरा चीज़ पीछे से आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ उनको करते रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा, उनके पास हाथ थक जाए लेकिन वो रुक नहीं सकते, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट तो चल रहा है ना। तो इसलिए जो है कन्वेयर बेल्ट सिस्टम भी वर्कर्स का दुश्मन है, फॉर्डिज्म भी वर्कर्स का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि वर्कर्स की स्पीड आप तय करते हो, ना कि वर्कर्स तय करेंगे। अब मैं आपको कहूँगी कि 100 चीज़ें पड़ी हुई है, 100 आइटम पैक करनी है, तो आप आराम से एक आइटम उठाओगे, पैक करोगे, रखोगे, आराम से करोगे। अब कन्वेयर बेल्ट में आपके सामने आ रही है चीज़ें, तो आपको जल्दी जल्दी पैक करनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि आपने मिस की तो फिर आपका जो है पेनल्टी लगेगी आपको। तो इसलिए जो है यही चीज़ कहलाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको मैंने जैसे बताया कि मैकेनिकल जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो मैंने आपको वही बताया उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई। तो ऐसे ऐसे सिस्टम निकालने की कोशिश की जा रही थी, दो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी। एक तो क्या करना है आपको कि टाइम कम लगवाना है, काम ज़्यादा करवाना है, ठीक है, मतलब आपको एक्सपेंस कम करवाना है और काम ज़्यादा होना चाहिए, और तभी तो आपका जो है कॉस्ट प्राइस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब उसको करने के तरीके क्या है कि आप इनोवेशन लेकर आओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे इनोवेशन ला सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पर वर्कर को जो है आप देखेंगे कि वर्कर की चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो कि वर्कर कितना काम कर रहा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि नया मार्केट बनाओ आप, ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू वर्क साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस टाइम पे निकल कर आया, तो टेलर ने क्या किया, टेलर ने खुद भी बहुत सारी मशीन्स डेवलप की और दूसरों को भी कहा कि आप इस तरीके की मशीन्स डेवलप कीजिए जिससे कहीं ना कहीं जो है वर्कर्स अपने आप में इफेक्टिव बने और साथ साथ जो है इफेक्टिवनेस बढ़े ऑर्गेनाइजेशन का। और आप देखेंगे कि इफेक्टिवनेस बढ़ने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। तो उन्होंने जो है थ्योरी जो दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल बताया। उन्होंने बोला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ ये 4 प्रिंसिपल लगाओ और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या प्रिंसिपल्स है समझते हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स है। डेवलप साइंटिफिक अप्रोच इन वेरियस मैनेजमेंट टास्क। तो देखिए अक्सर क्या होता था ना कि इन्होंने जो है बाद में चल के इसको बताया, अभी मैं आपको बताऊंगी कि रूल ऑफ साइंस इंस्टीड ऑफ रूल ऑफ थंब। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, रूल ऑफ साइंस इंस्टीड ऑफ रूल ऑफ थंब। ठीक है, क्लियर है। अब भाई ये रूल ऑफ साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है। देखिए हर चीज में रूल ऑफ साइंस लग सकती है। रूल ऑफ साइंस लग सकती है मतलब ये कि आप जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलरली फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो फैक्ट्री में ये पता है कि आपको किस तरीके से जो है पर्टिकुलर काम को करना है। मतलब ये फॉर एग्जांपल एक चीज को मेल्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने वाली है, तो आप 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको गर्म करोगे। ये चीज आपको मतलब साइंटिफिक फिनोमिना से हर चीज आपको पता होना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि वर्कर भाई कोई चीज को गर्म कर रहा है, फिर उसको क्या कहते हैं पिघलाना है, फिर उसको मोल्ड्स में डालना है। समझ लीजिए कोई आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रही हूँ, कोई समझ लीजिए मेटल फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि मेटल के जो है मोल्ड्स बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अब मेटल मेल्ट हो रहा है, तो अब भाई पता ही नहीं है कितने डिग्री में मेल्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ साइंस लगाना, हर जगह साइंस एप्लीकेबल करना। मतलब ये कि भाई किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, क्या होगा, किस टेम्परेचर पे जमेगा, वो सब मालूम होना चाहिए ताकि प्रॉपरली जो है काम हो सके। और हर चीज में साइंस होना चाहिए, हर चीज में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। मैनेजमेंट में भी साइंस होना चाहिए। मतलब रूल ऑफ थंब किसको कहते हैं बताया, रूल ऑफ थंब मतलब जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर बोलता है मेरी हेजेमनी चलेगी, मेरा मतलब मेरा सब कुछ है, मैं जो बोलूंगा ना वो फाइनल है, ठीक है, मैंने जो कहा वो सही है, बाकी तुम जो बोल रहे हो वो सब गलत है, ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ वहां जाकर। ये चीज जो है ना मैनेजर जब कहता है, इसे हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। मतलब मैनेजर अपनी हेजेमनी दिखा रहा है कि भाई मैंने जो कहा वो सही है, बाकी तुम जो कह रहे हो गलत है। इसको हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ थंब कहते हैं। मतलब मैनेजर इज सुप्रीम, मैनेजर इज द फाइनल डिसीजन मेकर, ये नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ साइंस होना चाहिए। मतलब वर्कर खुद का दिमाग भी यूज कर सकता है, कई कई पर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, तो वर्कर खुद का दिमाग भी यूज कर सकता है, लेकिन अंडर द पैरामीटर ऑफ साइंस। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि रूल ऑफ साइंस इंस्टीड ऑफ रूल ऑफ थंब। आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। दूसरा है रिग्रेस असॉर्टमेंट ऑफ वर्कफोर्स। मतलब आपने किसको रिक्रूट किया है उसको प्रॉपरली देखते जाना है कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम कैसे करना है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि अगर आपको एक वाइस मैन से पूछा गया कि आपको दो लोगों को पेड़ दिए गए कि आपको पेड़ काटना है, ठीक है, और उनको एक कुल्हाड़ी दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेड़ है, एक पेड़ इसके पास है, उनको दोनों को कितने घंटे दिए गए, 9 घंटे दिए गए, ठीक है, 9 घंटे दिए गए। अब एक इंसान ने चलो पहले टाइम से क्या किया, 9 घंटे स्टार्टिंग से बोला चलो मैं पेड़ काटता हूँ, काटने लग गया और काटने लग गया, ठीक है, 9 घंटे तक पेड़ काटने के लिए वो जो है करते रहा, ठीक है। और एक इंसान ने क्या करा, 8 घंटे से उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को जो है तेज किया, ठीक है, कुल्हाड़ी को क्या किया, तेज किया। आपने कहानी सुनी होगी, मुझे पता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, बट ये यहीं पर एप्लीकेबल है। बिकॉज ये उसने कुल्हाड़ी को तेज किया काटने के लिए, और जब उसने काटा तो बेसिकली 1 घंटे के अंदर उसने पेड़ काट दिया, और ये 9 घंटे में भी नहीं काट पाया। तो इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको प्रॉपरली हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिल जाए ना, तो आप वो काम आसानी से कर सकते हो। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलते रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट दिया।
साइंटिफिक अप्रोच भी हमको फॉलो करनी है और मैंने आपको बताया रैशनली चूजन वर्कफोर्स। रैशनली चूजन वर्कफोर्स बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब रैशनली कोई भी चीज़ आप करते हो उसके पीछे रैशनली आप पूछते हो ना, हम ये कर रहे हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का क्या रीज़न है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, रैशनलिटी हर चीज़ के पीछे। तो आपने ये वर्कर चूज़ किया है, इसका क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्कर के पास ये स्किल है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो रैशनली चूजन वर्कफोर्स होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच का हर जगह एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए। और ऑब्लिगेशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों पे फिक्स होनी चाहिए। मतलब देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपको जो है क्या मिलने वाला है, जब आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप वर्क काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आपके एम्प्लॉय के ऊपर आपको जैसे एम्प्लॉयर आपका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन फिक्स है कि उसको ये काम आपको देगा वो, और आपको ये काम फुलफिल करना है। आपको पता है कि वर्कर का काम क्या, जो आपको पता है मैनेजर का काम क्या है कि आपको पैसे देगा। ठीक है, और आपका काम क्या है, काम करना। तो दोनों के ऑब्लिगेशन फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्कर की ऑब्लिगेशन फिक्स कर दी और एम्प्लॉयर की नहीं, दोनों की जो यहाँ पर ऑब्लिगेशन की जो है आपको बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है दोनों की जो है चीज़ें लिखी हुई होती है कि दोनों को क्या क्या काम करना है, और दोनों की ये बात बताई जाती है कि दोनों के लिए क्या चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों को क्या रूल्स जो है फॉलो करने हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको जिसके बताया साइंस ऑफ वर्क एंड इट्स डेवलपमेंट। तो मैंने आपको यही बताया कि जो ओल्ड थंब रूल मेथड है जिसमें मैनेजर जो कहेगा वो फाइनल रहेगा, उसको हमें जो है डिस्कार्ड कर देना है, खत्म कर देना है। अब नया जो मेथड निकलेगा वो किस बेसिस पे रहेगा पता है आपको? इस बेसिस पे रहेगा कि जो इंसान है, जैसे कि बहुत सारे काम हुए, ठीक है, एक फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते रहते हैं आपको पता है, तो जो एक्सपीरियंसेस आए कि भाई मैंने पिछली बार ये किया था तो मेरा इतना एक्सपीरियंस आया, मतलब ये रिजल्ट आया, तो आप अपना जो है सारी चीज़ों को, इसको हम बोलते हैं ना इम्पेरिकल मेथड। समझ लीजिए आपने जो है पढ़ाई की, ठीक है, तो आपने जो है पढ़ाई की, आपने एक सेमेस्टर में इस तरीके से पढ़ाई की तो आपका रिजल्ट अलग आया, आपने दूसरे सेमेस्टर में कुछ अलग तरीके से पढ़ाई की, तो आप ये जो है फैक्ट्स को गैदर करते हैं कि मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी तो मेरा इस तरीके का रिजल्ट आया। गैदर करना, रिकॉर्ड करना, टेबुलेट करना वर्क एक्सपीरियंस को, फाइनली रिजल्ट निकालना, उसके बेसिस पे रूल्स बनाना। मतलब आपने सोचा कि मैंने रोज 1 घंटा पढ़ाई की तो ज्यादा रिजल्ट आया, या मैंने रोज जो है क्या कहते हैं, मतलब मैंने संडे संडे 12 12 घंटे पढ़ाई की तो ज्यादा रिजल्ट आया, किसमें ज्यादा रिजल्ट आया, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या चीज सही है करने की। इसको हम साइंटिफिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड है। एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड मतलब क्या, कि कोई भी चीज का डेटा कलेक्शन करना। डेटा कलेक्शन मतलब आपको पता है क्या होता है कि कोई भी चीज जो है आप करोगे कि आपने जो है बहुत सारी सर्वे लिया, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद समझ लीजिए, और आप उनसे सर्वे ले रहे हो कि आपको क्या लगता है इस बारे में, और इसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन पे बेस्ड, एम्पिरिसिज्म पे जो भी चीज़ें बेस्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस का वर्क कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो वो यही कहते हैं कि आप जो भी काम करो उसका पहले तो रिकॉर्ड करो। आप प्रैक्टिकल करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने क्या चीज़ें ली थी और आपका रिजल्ट क्या आया उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी को उन्होंने क्या कहा, साइंस ऑफ वर्क कहा, कि साइंस ऑफ वर्क, और ना इसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट बनाना है, ना कि इसके बेसिस पे कि क्या जो है मैनेजर कहता है। और जब मैनेजर ने कह दिया, ठीक है, मैनेजर ने कह दिया और काम गलत हो गया, ठीक है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे सुपरवाइजर का। तो इससे जो है कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म है और जो भावना है कि जो नफरत पैदा हो रही है सुपरवाइजर के लिए, हाँ उसने तो ऐसा काम करने के लिए बोला था और मैंने ऐसा काम किया तो देखो काम गलत हो गया, बिगड़ गया हमारा काम, तो इससे जो है अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा सुपरवाइजर का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर है। दूसरी बात हम समझते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। ठीक है, तो अब समझते हैं कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन क्या है। मैंने आपको अभी बता दिया कि साइंटिफिक सिलेक्शन करना है कि आपको देखना है कि कौन सा इंसान किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम आता है, उस चीज़ के लिए आपको उस वर्कर को जो है एम्प्लॉय करना है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है जहाँ पर वो इंसान जो है काम कर सके। दूसरी बात मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है ताकि इंसान को समझ में आ सके कि उसको काम क्या करना है। ठीक है, और नए नए मेथड्स भी निकालना चाहिए। आजकल के टाइम पे आप देखेंगे बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और अभी भी हो रहा है, ताकि वर्कर्स को और अच्छा लग सके। जैसे कि आप देखेंगे कि कैफेटेरिया का जो क्रिएटमेंट होता है और लंच टाइम दिया जाता है, टी टाइम दिया जाता है, एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, तो ये सब इसलिए की जाती है ताकि वर्कर्स जो है कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट हो सके, उनकी सोशल लाइफ अच्छी हो सके और वो अच्छे से जो है काम कर सके। ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी
कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सके। उनको ट्रेन करना चाहिए कि किस तरीके से आपको काम करना है। मतलब गधा मजदूरी नहीं करवानी है कि आपको बोल दिया गया है वो काम करना है बस। आपको जो है उनसे क्या कहते हैं, उनको ट्रेन करना है और फिर उनकी स्किल्स देखना है। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए, आपने जितना सोचा था उनसे भी अच्छा वो काम कर ले। तो आई होप उनका थर्ड प्रिंसिपल क्या है, थर्ड प्रिंसिपल मतलब उनका फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल को मिलाकर थर्ड प्रिंसिपल बनता है। तो उनका थर्ड प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि आपको साइंस ऑफ वर्क करना है, ट्रेनिंग देना है, और सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि आपको साइंटिफिक सिलेक्शन करना है, मतलब वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। थर्ड प्रिंसिपल ये हो जाता है कि जब आप वर्क इस तरीके से दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो पूरा एक जो सिस्टम बनेगा, एक कैसा बनेगा, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड जो है फॉर्म बनेगी। चौथा प्रिंसिपल क्या आता है, चौथा प्रिंसिपल बेसिकली ये आता है कि डिवीजन के बीच में, मतलब वर्कर्स के बीच में जो है और मैनेजर के बीच में, दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है क्या कहते हैं पढ़ने का काम दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको टीचर पढ़ा नहीं रहे और बोल रहे पढ़ लेना, ये कंप्लीट कर लेना, वो नोट्स कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, ये कर लेना। तो कहने का मतलब है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स को ही ब्लेम कर दिया जाए, जैसे कि ऐसा होता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में कि वर्कर्स को ब्लेम कर दिया जाता है कुछ भी हो उसके लिए, और गलती वर्कर्स की नहीं होती, फिर भी वर्कर्स को जो है सुनना पड़ता है। तो फिर वर्कर्स को गुस्सा आ जाती है, भाई मैं हमने तो काम बराबर करे, ये मैनेजर की वजह से काम अटका हुआ था। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर वर्कर ने काम सबमिट कर दिया है तो मैनेजर ने क्या उसको चेक किया, क्या रिव्यू किया या नहीं किया, ये गलती मैनेजर की है कि वर्कर की है। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली उन्होंने बहुत अच्छी बताई ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो सके और आपस में हार्मनी बनी रह सके। हार्मनी बनी रहेगी तो क्या रहेगा, वर्कर और मैनेजर साथ में अच्छे से काम करेंगे, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर की बुराई कर रहे हैं पीछे जाकर वर्कर्स, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है यहाँ पर बात करी। उसके बाद हम समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मूवमेंट है। तो ये जो शुरुआत, मतलब पहली बार जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की होगी वो लुइस ब्रांडिस थे। तो भाई लुइस ब्रांडिस कैसे फर्स्ट पर्सन हो गए, देखिए इन्होंने प्रिंसिपल्स दे दिए थे, लेकिन पहली बार जो इनके बारे में बात की गई ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, वो लुइस ब्रांडिस द्वारा की गई थी 1910। ठीक है, सबसे पहले जो है बात की गई थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलर ने जब अपने आइडियाज़ दिए तो टेलर ने क्या कहा था कि भाई मैंने जो आइडियाज़ दिए है वो क्या है, यूनिवर्सल है। चाहे आप उसको कॉमर्स में लगा दो, चाहे आप उसको घर पे लगा दो, चाहे आप उसको इंडस्ट्री में लगा दो, गवर्नमेंट में लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो ये आप उसको कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा उन्होंने जो है पर्टिकुलरली आपका आइडिया दिया। दूसरी बात क्या है कि बाद में जाकर इनके आइडियाज़ को दूसरे लोगों ने डेवलप भी किए, जैसे हेनरी ग्रेंट, फ्रैंक गिलबर्ट, इन सब लोगों ने जो है इसको डेवलप भी किए। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है अपने आप में एक मूवमेंट बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्योंकि ये सबसे पहली बार ऐसा मूवमेंट था जिसमें सिस्टमेटिक थ्योरी दी गई किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए, और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला गया। और आप देखेंगे कि 1917 में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, आपको पता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो आपको रशिया में देखने को मिलता है। तो जब व्लादिमीर लेनिन जो है, लेनिन जब वहाँ पर पावर में आए तो लेनिन ने क्या किया, वहाँ पर टेलर की टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया रशिया में। और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि वहाँ पर काम जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होने लग गया। और इसके आइडियाज़ को टेलर के आइडियाज़ को सबका सपोर्ट भी मिला क्योंकि रैशनल आइडियाज़ थे। और क्योंकि वहाँ पर तो आप देखेंगे कि बेसिकली क्या है, वर्कर्स के बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए लेनिन ने ये किया कि जितने भी आइडियाज़ थे उन सबको एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और साथ साथ इंजीनियर्स को भी जो है पर्टिकुलरली यही चीज़ के वजह ट्रेन किया जा रहा था कि भाई किस तरीके से जो है आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। इंजीनियर्स का काम क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई उस टाइम पे। तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या काम करते थे कि कोई भी काम को आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप आज के टाइम पे हर चीज़ मैकेनाइज्ड हो चुकी है। ठीक है, आज आपको कुछ बनाना है, आप जाएंगे मिक्सर में डालेंगे, चालू करेंगे, बन जाएगा। तो मैकेनाइजेशन, तो उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या था कि कैसे काम को जो है आपको क्विक करना है ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे ट्रेंड में चल रही थी। और जैसे कि रायनर्ड बेंडिक्स बताते हैं अपनी बुक में वर्क एंड अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री, वो बताते हैं कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ा देंगे एक वर्कर की तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, स्पेशली जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था रशिया में, कम्युनिस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ट्रूली कम्युनिस्ट नहीं थी, सोशलिस्ट आप कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट होगा तो जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या कहते हैं सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मोर अप्रोप्रिएट टर्म। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ गया तो अल्टीमेटली वो अर्निंग बढ़ा देगा वर्कर्स की।
तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी तो इससे क्या होगा, अर्निंग भी बढ़ जाएगी वर्कर्स की और साथ साथ एम्प्लॉयर्स की भी बढ़ जाएगी। तो ना कैपिटल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ना लेबर के बीच में, मतलब कैपिटल और लेबर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये जो मार्क्स के आइडियाज़ भी उस टाइम पे आ रहे थे कि भाई वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये आइडियाज़ का थोड़ा अलग आइडिया है इनका कि भाई अगर आप वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो वर्कर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कहने का उनका आइडिया है। इसके अब क्रिटिसिज्म तो आएंगे, आइडिया सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन क्रिटिसिज्म आए बिना कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, कोई भी थ्योरी जो रहेगी इसका क्रिटिसिज्म आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसको ये बताया गया कि कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये आती है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फोकस किया गया कि जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पर जो है आपको जो है इस चीज़ पे फोकस किया गया है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जो है फोकस नहीं किया गया। भाई ये क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगाकर आप जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, मेटल फैक्ट्री यहाँ वहाँ तो काम करवा सकते हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा दोगे। एक जगह पे आप ये भी कह दोगे कि 10 शर्ट बनवाना है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है, डीएम का काम है, तो उनको ये थोड़ी ना बोलोगे कि आपको 10 शर्ट बनानी है, 20 शर्ट बनानी है। उनका काम तो ये होता ही नहीं है। उनका काम होता है थोड़ा अलग होता है। उनका काम जो है क्वांटिटी में नहीं देखा जाता, क्वालिटी में देखा जाता है। आप समझ पा रहे हैं, क्वालिटी में होता है, मतलब एक डीएम जो है वो क्या काम कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में वो इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वो कितने लोगों से मिल रहा है, आप उसको ट्रैक कैसे करोगे। आपने तो कह दिया मेरे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल कैसे हो गए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं कर रहे, जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ पर से आपको ये नहीं होता कि आपने इतना इतना काम करा तो आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। कई कई पर जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स होती है। आप उनको इंसेंटिव किस तरीके से दोगे जब उनकी सैलरी फिक्स है, तो काम ही नहीं करते। ठीक है, काम ही नहीं करते, मतलब एक्सेप्शंस एग्जिस्ट बट काम ही नहीं करते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्यों नहीं करते, बिकॉज उसकी सैलरी तो फिक्स है, होती तो मिलने ही वाली है। तो ये चीज़ आप हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एप्लीकेबल करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये आता है कि ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने निग्लेक्ट करा है, इसलिए बाद में जाकर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच निकल कर आती है। मतलब साइंटिफिक थ्योरी में मतलब आपने सिर्फ ये बोल दिया कि इंसान है भाई, कोई मशीन थोड़ी ना है कि आप उससे बोलोगे इतना काम करना है, इतना काम करवाना है, मैकेनाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि ह्यूमन जो है अपने आप में जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन है भाई, वो उसको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, कभी वो काम नहीं करना चाहता, कभी वो ज़्यादा काम करना चाहता है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। तो ये ह्यूमन साइड को उसने निग्लेक्ट कर दिया और कहीं ना कहीं फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है कि भाई ट्रेनिंग करो, ये करो। बाद में जाकर जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आएगी आप देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि नॉन मॉनेटरी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी कि सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज के टाइम पे देखिए आपसे काम निकलवाने के लिए क्या क्या करा जाता है, सिर्फ ये थोड़ी ना कि आपको मॉनेटरी फैक्टर्स दिए जाते हैं। आपको आजकल काम निकलवाने के लिए कॉर्पोरेट्स में पार्टीज रखी जाती है, बड़ी बड़ी पार्टीज होती है। आपको जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है देखा जाए। जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट अ पीस ऑफ, आपको थोड़ा सा जो है सैशे दे देंगे, या फिर आपको जो है कुछ भी क्राउन व्राउन पहना देंगे, या फिर आपको एक अवार्ड ट्रॉफी दे देंगे, उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इसने बहुत ज़्यादा सेल्स करवाई, इसने ये करवाया। ये सोशल सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे साइंटिफिक थ्योरी ने जो है ध्यान नहीं दिया, बाद में जाकर जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई ना उसने ध्यान दिया, तब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। आप मशीन जैसा ह्यूमन से काम नहीं करवा सकते। अगर मशीन जैसा काम करवाओगे तो उसके पास एनर्जी क्या बचेगी कि वो कुछ नया आइडिया ला सके। ठीक है, तो नया आइडिया नहीं ला पाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वर्कर जो है सिर्फ मशीन बन के रह जाएंगे। थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो है कहीं ना कहीं बेसिकली यही बोल दिया ना कि उन्होंने क्या कहा टेलर ने कि इंसान को क्या चाहिए, मॉनेटरी फैक्टर्स चाहिए। मतलब ह्यूमन के लिए मोटिवेशन क्या है, मॉनेटरी फैक्टर्स है। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी मोटिवेशन होते हैं। जैसे कि अभी आपने अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो आपके टीचर ने आपको क्लास में बोला कि आपके जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, आपको अप्रिशिएट कर दिया, आपको जो है प्रेज कर दिया, आपकी तारीफ हो गई, आपकी तालियां बज गई। आपको पैसे थोड़ी ना मिले, लेकिन आपको मोटिवेशन तो मिल जाएगा ना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो हो गई, ये भी एक तरीके का फैक्टर होता है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर। और आप बचपन से जो आपकी स्कूलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, आपको पैसे थोड़ा ना दिए जाते हैं, लेकिन आपको नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में कोई भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ किसके बारे में बात की गई, मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में बात की गई।
और बाद में चलकर हम पढ़ेंगे, अभी आगे चल के हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो उसमें पता चला कि ह्यूमंस को अगर आप एक कॉफ़ी कैफेटेरिया बना के दे दोगे, आप वहाँ उनको सोशलाइज करोगे, आप उनको फील करवाओगे कि वो सोसाइटी का कह दी कंपनी का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये सब चीज़ों से जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि पैसे देने से। हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकती, कहते हैं ना। तो अगर आपको आपको एक जगह बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन आपको वहाँ पर काम करने में खुशी नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करता है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं टिक सकते, ना खुशी खुशी आप काम कर सकते हो। तो यही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया गया, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो ऑफ कोर्स ही बात है, जो नई थ्योरी आएगी वो पुरानी थ्योरी का क्रिटिसिज्म करेगी, और वही नई थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो पुरानी थ्योरी का ऑटोमेटिकली क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अब इसके खिलाफ जो है, मैंने आपको बताया वर्कर्स का दुश्मन, तो अब मार्क्सिज्म तो उस टाइम पे इमर्ज होकर आ ही रहा था, तो टेलरिज्म के खिलाफ अब मार्क्सिज्म के चलते ट्रेड यूनियंस बनने लग गई, और वर्कर्स कहने लग गए भाई हमारा क्या, आप दिमाग खराब कर दोगे क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पर आप बात होने लग गई। कहने का मतलब ये है कि आप हमसे काम करवा रहे हो और हमको सोच रहे हो कि हम ये बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, इससे हमारा फ़ायदा होगा। इससे हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और फ़ायदा किसको मिलेगा, कैपिटल को सारा का सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इससे ट्रेड यूनियन से इसको अपोज किया कि इस तरीके से जो है वर्कर्स का मेंटल स्टेट भी ख़राब होता है ना। अगर आप सोचिए, आप एक मशीन पे खड़े हैं दिन भर, और दिन भर आपका एक जैसा हाथ चल रहा है, और एक जैसा आप एक ही काम कर रहे हैं, आपका मेंटल स्टेट क्या रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा आइडिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसको जो है अपोज किया गया, इसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कैंपेन चला बाय द ट्रेड यूनियंस, कि एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में आप जो है वर्कर्स की क्या जान ले लोगे क्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैनेजरियल ग्रुप ने भी इसको जो है अपोज कर दिया। तो मैनेजरियल ग्रुप का जो आपने अभी पढ़ा था ना कि रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, क्या चलेगा, रूल ऑफ साइंस चलेगा। तो मैनेजरियल ग्रुप ने कहा कि भाई वर्कर्स तो फिर हमारी बात मानेंगे ही नहीं, और है ना क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ ये कि उनका डिस्क्रिप्शन लॉस हो गया। डिस्क्रिप्शन लॉस मैंने आपको यही कहा कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर चला गया ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो उनकी हेजेमनी थी वो टूट गई, तो इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और दूसरी चीज़, वर्कर्स को ये भी नहीं पसंद आ रहा था कि भाई उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। उनका काम क्या था अभी तक कि अगर आपको समझ लीजिए आप कोई ग्रुप में आपने काम कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रुप का लीडर बना दिए गए, तो अक्सर क्या होता है कि लीडर बोलता है चलो मैं तो लीडर बन गया, मुझे तो काम करना ही नहीं है, मुझे तो बस ये देखना है दूसरे लोग काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये तो मैनेजर की सोच थी उस टाइम पे। लेकिन जब बोला गया कि भाई आपको भी काम करना है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वर्कर्स मैनेजर्स को पसंद नहीं आई ये बात कि भाई मुझसे क्यों काम करवा रहे हो, मेरा काम तो ये है कि मैं दूसरों का काम देखूँ। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई। प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी ने ये बताया कि टेलर को उन्होंने बिल्कुल अपोज किया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिस्टिक फैक्ट्स पे मतलब फोकस करती है, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करती। तो ये सब इसके साथ जो है बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए। अप्रोच बड़ी अच्छी थी, बड़ी बढ़िया सी अप्रोच थी, आज भी ये फॉलो हो रही है। आप देखेंगे हर जगह जो फैक्ट्रीज होती है, असेंबलिंग फैक्ट्रीज होती है, जो कार्स असेंबल होती है, मारुति की कार असेंबली हो रही है, तो 7 मिनट में वो कार असेंबल हो जा रही है। सोचिए इतनी बड़ी कार, तो वो कार कैसे असेंबल हो रही है, बिकॉज एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, और ये सिस्टम आज भी चल रहा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ये फर्स्ट थ्योरी थी जो प्रॉपर एक थ्योरी के फॉर्म में उभर कर आई, और इसमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्रिटिसिज्म तो आएंगे ही। ठीक है, क्रिटिसिज्म किसकी तरफ से आएंगे, वर्कर्स की तरफ से आएंगे, मैनेजर की तरफ से आएंगे, लेकिन ये फ़ायदा किसको मिला ज़्यादा से ज़्यादा, जो कैपिटल पीपल है, कैपिटल क्लास है, उनको जो है फ़ायदा मिला इस चीज़ का। बट नेवरथलेस इनकी जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है। आप देखेंगे हर जगह पे आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लगा सकते हो। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप आज के टाइम पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपने कितनी सेल्स की, इतना टारगेट आपको अचीव करना है, मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है। तो हर जगह जो है ये अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है आजकल, और इसलिए जो है इसी से जो है प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है वर्कर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बिकॉज वर्कर्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर। तो अब पैसा चाहिए तो पैसे के लिए वर्कर तो काम करेगा। अगर वर्कर को पता है कि मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे इतना ही पैसे मिलने वाला है, तो उसको कोई स्कोप नहीं दिखेगा ना, कोई ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट नहीं दिखेगा। अगर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो वो काम ही नहीं करना छोड़ देगा। अगर सोचिए, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं होते तो क्या आप ये पढ़ाई करते होते, कभी नहीं करते। आप बोलते क्यों करना है, नहीं करना है, बाद में करूंगा।
तो ये एग्जामिनेशन है, आपको पता है ग्रेडिंग आने वाली है, पास होंगे फेल होंगे, अच्छे ग्रेड आएंगे, अच्छे CGPA चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तभी तो आप मेहनत करते हो। तो वैसे ही उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स के लिए, उनके लिए मॉनेटरी टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट निकाले टेलर ने, ये बहुत सारे सिस्टम आज भी चल रहे हैं और आज भी जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जो है चैप्टर क्लियर हो चुका हो और आपको हर चीज़ जो है चैप्टर की क्लियर हो चुकी हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, मतलब सेम चैप्टर के अंदर हम न्यू थ्योरी पढ़ेंगे, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बाय मैक्स वेबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।